हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के अक्टूबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन में ये √3 माइनस का है और प्लस का है, कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो 3 एक परिमेय संख्या है, तो पूछ रहा है अपरिमेय कौन है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए √5 से √5 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/√3 एक अपरिमेय संख्या दिख रहा है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या की बात करें तो देखिए ये अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय है। ये देखिए √25 जो है ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया है √2 प्लस √5 इंटू √2 माइनस √5 का मान होगा। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और माइनस में √5 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ 2 में से 5 गया, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कह रहा है 1/√3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1/√3 प्लस √2 है, तो आपको पता है गुना करना होगा √3 माइनस √2 से, अंश में भी और नीचे हर में भी। तो एक में ऊपर गुना करिएगा तो √3 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे देखिए एक बार प्लस माइनस में है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। तो ऊपर आपका क्या है, √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी बच जाएगा आपका √3 माइनस का √2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कह रहा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by बराबर c की शर्त है। इसके लिए शर्त क्या है, तो आपको पता है कि a और b ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी c 0 भी या 0 के अलावा कोई अदर भी नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि a 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर और c 0 भी हो सकता है या 0 के अदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि x माइनस y/5 माइनस 10 बराबर 0 में x तथा y के गुणांकों का गुणनफल होगा। अच्छा, x और y के गुणांकों का गुणनफल, तो x का देखिए यहाँ पर क्या है, गुणांक 1 है, और y का माइनस का 1/5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/5। ये हो सकता है, या दूसरा तरीका है कि आप x माइनस y/5 माइनस 10 बराबर 0 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 5, आ जाएगा 5x माइनस का y माइनस का 50 बराबर 0, ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, यानी 5x माइनस y माइनस 50 बराबर 0। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x का गुणांक 5 है और y का गुणांक माइनस का 1, तो -5। तो ऑप्शन में ना तो -5 है ना कि -1/5 है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 में x और y के गुणांकों का योगफल। अच्छा, इसके गुणांकों का योगफल कह रहा है, तो x और y के गुणांकों का योगफल, तो x का गुणांक है 2 और y का गुणांक है आपके पास कितना, -3, तो दोनों का योगफल माइनस का 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में, तो दोनों माइनस का है तो तीसरे चतुर्थांश में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु -2,5 की दूरी x अक्ष से क्या होगी। तो हमें पता है x अक्ष पे अगर बात करें -3 क्या है, -2,5 की, तो x का -2 इधर होगा और y का 5 इधर होगा, तो -2,5 ये होगा। तो पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी इसका y नियमक के बराबर होगा ना, यानी कि 5 इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या जानते हैं कि सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर और बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात है, सबसे बड़े कोण का मान। तो 1:2 सब में x लगा दीजिए, 1x 2x 3x और 4x, तो 4 3 7 2 9 1 10x हो जाएगा, और 10x बराबर में 360 डिग्री, सभी कोणों का योग ये जाएगा भाग में, तो x का मान 36 आ जाएगा, और बड़ा कोण क्या होगा, 4x होगा, यानी कि 4 गुना में 36, तो 36 में 4 से गुना कर देंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। तो वह समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं वह आयत कहलाता है ना जी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी।
तो देखिए मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए ये वाली टोटल 8 है तो इतना 4 हो जाएगा, इसका ये 6 है तो ये आधा वाला 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये भुजा क्या हो जाएगी, एक्चुअल में ये 90 है तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण यानी कि यह भुजा किसके बराबर होगी, तो रूट अंडर इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 25 है। रूट 25 किसका रूट होता है, 5 का ना, तो 5 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह कहलाता है। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज ऐसा है जिसके विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समकोण पर भी काटे तो ऐसा कब होता है, वर्ग होगा तभी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ वर्ग हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वही कहता है कि विकर्ण बराबर नहीं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता था, लेकिन जब विकर्ण बराबर के कह दिया तो वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E है, तो DE और BC में संबंध क्या है। देखिए त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ये DE क्या होता है, तो DE समांतर होगा BC के और लंबाई में आधा भी होगा BC का। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, तो DE समांतर BC और D हाफ ऑफ BC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति। अच्छा देखिए किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनी जो आकृति होती है, ये जो बनेगी ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो समांतर चतुर्भुज ऑप्शन में है ही आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो आपको पता है कि चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी कि 4 समकोण के बराबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। त्रिभुज PQR में PQ और PR की मध्य बिंदु S और T है। चलिए समझ लीजिए, यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ। ये त्रिभुज है PQR, PQ की मध्य बिंदु यहाँ पर S है और यहाँ पर कह रहा है कि PR का मध्य बिंदु T है। इन दोनों को मिला देते हैं। ST 6 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई, तो ये आपको पता है कि ST जो होगा आधा होगा QR के, तो यानी कि QR की बात करें तो QR क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ST का, यानी कि 2 गुना में 6 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PQR एक ही आधार BC पर स्थित है और एक ही समांतर के मध्य स्थित है। तो आपको पता है तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक्चुअल में देखो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम पर लागू होती हैं। तो इसका मतलब कि एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 13, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं लगा सकते हैं जी, तो ये 2 से कट जाएगा 12 को 6 बार में 5 छके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के समान क्षेत्र वाले कितने भागों में करती है। आपको पता है कि इस त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु है, देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD, मान लीजिए इसकी माध्यिका AD में E कोई यहाँ पे बिंदु है AD पर, तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे समझिए, अच्छा यहाँ कह रहा है E कोई बिंदु है, AD पर E कोई बिंदु है, ठीक है, एनी पॉइंट है, तो इसका क्षेत्रफल ABE का क्षेत्रफल पूछ रहा है किसके बराबर, तो ABE का इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये त्रिभुज में देखें तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो ABD और ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ACE के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC की AB पे D है और AC पर E इस प्रकार है कि एरिया ऑफ DBC ये वाला एरिया
और ECB ये वाला एरिया, ये दोनों का एरिया बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर के बीच में होंगे, यानी डी समांतर BC हो जाएगा, डी समांतर BC हो जाएगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो r के जगह पे 7 हो जाएगा, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया। अब क्या हो जाएगा, 22 चौक 88, 88 में 7 से गुना कर दो, तो 7 8 56 का 6, 7 8 56 और 5 61, 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये 3πr² होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या। तो देखिए गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 गुना में 22/7 और गुना r² बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से r² किसके बराबर हो जाएगा, तो 154 गुना में 7 और बटा में 4 गुना में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 इसको काट सकते हैं 7 बार में, यानी कि r² बराबर में आप लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 यानी कि 3.5 के ना बराबर होगा, दशमलव में करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बारंबारता 9 को मिलान चिन्ह के द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा ये बताना है। तो 9 है ना जी, तो यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन कौन है जी, 5 और 4 9, यही ना हो जाएगा, 5 ये है और 4 ये 9। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ग अंतराल 10 से 19 की लंबाई कितनी है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर वर्ग की लंबाई पता चल जाती है, यानी कि 9 इसकी वर्ग लंबाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी के क्वेश्चन है, 1 से 10 तक लघु तरी दी है। पहले नंबर से देखते हैं, दिया हुआ है 3√2 प्लस का 2√3 और गुना में है 3√2 माइनस का 2√3। तो देखिए प्लस माइनस में बस a² माइनस b² लगा देना है, तो 3√2 का स्क्वायर और माइनस में 2√3 का स्क्वायर। तो इसका 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, घटाएंगे तो 6 आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस √6 गुना करेंगे अंश में √7 प्लस √6 से और नीचे भी √7 प्लस √6 से। तो ऊपर 1 से गुना होगा तो √7 प्लस √6 ही आ जाएगा, और नीचे प्लस माइनस में है तो a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर है आपका √7 प्लस √6 और नीचे देखिए √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो नीचे घट के 1 ही ना आएगा, यानी ऊपर बच गया √7 और प्लस में √6, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल यहाँ पे और तथा अंतर क्रमशः 19 और 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है ना, x और y मान लेते हैं। तो x प्लस y, प्रश्न से यहाँ लिख देते हैं, प्रश्न से क्या करें, इनका योगफल है 19 और अंतर है यहाँ पर 5। यहाँ से देखिए y से y कट जाएगा ना, 2x बराबर में 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, ये जाएगा भाग में, तो 24 और बट्टा में 2 कट के कितना जाएगा 12। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 12। तो चूंकि x प्लस y बराबर में 19 है तो x का मान यहाँ 12 रख देंगे बराबर में 19, तो y बराबर में क्या आ जाएगा 19 और माइनस का 12, तो 12 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या हो जाएगी आपके पास 12, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 7, है ना जी। तो दोनों संख्याएं हमने यहाँ पे निकाल दी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यदि 3x प्लस 2y बराबर में 13 हो तो x के 2 मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अभिष्ट समीकरण संतुष्ट करता है। अच्छा यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y बराबर में यहाँ 13, x तथा y दोनों के लिए देना चाहिए था, x का ही नहीं, x तथा y दोनों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0 पर x का मान 0 रख देते हैं, तो 3 × 0 प्लस का 2y बराबर में 13, तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2y बराबर में 13, यानी y बराबर 13/2, एक मान आ गया। x बराबर 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 और प्लस में 2y बराबर में यहाँ 13, तो 3 कम 3, तो 2y बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3,
यानी कि 2y बराबर में हो जाएगा 10, y बराबर आ जाएगा 10 बटा में 2, कट के 1 5 आ गया। तो यहाँ पे दो हल जो हमें निकल गए वो कौन कौन सा, तो एक आ गया 0 और 13 बटा 2 और दूसरा आ गया आपके पास 1,5। समझ गए, दोनों हल निकाल दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -4,7 बिंदु को ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेता हूँ ध्यान से। चलिए इसके लिए मैं यहाँ x अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है, और y अक्ष ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ x लिख देता हूँ, इधर आपका x डैश हो जाएगा, है ना, और इस पे y और y डैश, है ना। 7 तक है ना जी हाईएस्ट वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना जी। चलिए अब देखिए x का -4 और y के साथ, तो x का -4 ये रहा तो इसके सामने, और y का प्लस का 7 है तो ये रहा, तो दोनों के सामने यही वाला बिंदु हो जाएगा -4,7। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त लिखिए। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं कि किसी, या लिख सकते हैं कि किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज, ऐसा लिख देते हैं, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यदि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, यही ना है जी। अच्छा, एक और है कि ये कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि उसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम देते हैं ABCD। हमारे पास मान लेते हैं कि माना ABCD एक चतुर्भुज है, ये हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना करते हैं। विकर्ण AC को मिलाया, कोई भी विकर्ण आप मिला सकते हैं, AC या BD कोई भी। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस विकर्ण AC को मिला देते हैं, रचना यानी कि डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हल देखिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक काम करते हैं, इसमें एंगल 1, इसमें एंगल 2, इसमें एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो चलिए पहले त्रिभुज ABC में देखिए, तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल B आप प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और फिर एंगल त्रिभुज दूसरे वाले में, त्रिभुज ADC में एंगल 2 प्लस एंगल D आप प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो एंगल 1 और 2 मिलके एंगल A हो जाएगा कि नहीं, एंगल B है। अच्छा, एंगल 3 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, और एंगल D एक एक्स्ट्रा बच गया, और 180 कितना हो जाएगा, 360। यही ना हमें निकालना था योग सभी कोणों का। क्वेश्चन 8 देखिए, यदि चतुर्भुज की एक भुजा और बड़े विकर्ण, एक समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज की एक बड़ी भुजा और बड़े विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की एक भुजा और बड़े विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। तो समचतुर्भुज की जानते हैं कि प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो एक भुजा दिया यानी कि सब भुजा हो गई, इसका नाम ABCD देते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण को मिला दिए। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समझ गए ना। तो बड़ा विकर्ण ये 48 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं।
अच्छा, और ए बी दिया है, एक भुजा दी है 25 सेंटीमीटर। तो यहां मान लेते कि माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना। यहां लिख सकते हैं कि विकर्ण AC तथा BD परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, है ना, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ओ पर, है ना, ओ पर लंबवत समय, ओ बिंदु पर कर रहे हैं। चलिए तो बताइए, तो OA जो होगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा कि नहीं? तो OA बराबर में हाफ ऑफ AC, AC का मान हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि 48 सेंटीमीटर जो कह रहा है, ठीक है ना जी। तो 48 कट जाएगा, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ त्रिभुज AOB में यहाँ OB किसके बराबर होगा? तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। तो AB है आपके पास 25 का स्क्वायर और ये OA है आपके पास 24 का स्क्वायर। यहाँ आगे लिख देते हैं, OB बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 625 और माइनस 576। OB बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 49, यानी कि OB बराबर में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो OB 7 है तो आपका BD ना, दूसरा विकर्ण BD है, ये तो 2 गुना होगा OB का, तो 2 और गुना में 7 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा छोटा वाला विकर्ण 14 सेंटीमीटर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या यानी R बराबर में 10 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई R स्क्वायर। तो 3 पाई की जगह कह रहा है कि 3.14 रखिए और R का मान 10 दिया है, तो 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दादा यहाँ 100 इसमें खाली गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 2 अंक हट जाएगा ना, दशमलव हट जाएगा, 100 से गुना होगा। तो यहाँ 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या R है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो नए गोले की त्रिज्या तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि 2R है। तो नए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, नए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 पाई R की जगह पर 2R है, तो 2R का स्क्वायर, यानी 4 पाई 4R स्क्वायर, यानी आप इसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 पाई R स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया इससे? ये 4 गुना बढ़ गया ना, तो 4 गुना आपका बढ़ जाएगा, है ना। कितना बढ़ गया? तो 4 गुना यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि यदि 2 + √3 बटा में 2 - √3 बराबर A + B√3 है, जहां A और B परिमेय संख्या है, तो A और B का मान, तो इसका आप इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 + √3 बटा 2 - √3, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। 2 + √3 से अंश में भी गुना और हर में भी गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 + √3 से, और बराबर में A + B√3, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, 2 में √3 से 2 √3, √3 में 2 से तो 2 √3, और फिर √3 में √3 से तो 3 आ जाएगा, और नीचे प्लस माइनस में है तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में A + B√3 है। आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे ऊपर देखिए तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और प्लस का 4 √3, और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, बराबर में A + का B√3। तो यहाँ पर 7 + 4 √3 बटा में नीचे तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, A + B√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग
ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर, और बी किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि x का मान दिया है 3 + √8 तो x² + 1/x² का मान निकालना है। x बराबर में क्या दिया है 3 + √8। एक बात बताइए 1/x का मान क्या होगा, तो 1/3 + √8 हो जाएगा कि नहीं। इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, 1/3 + √8 है, गुना कर देते हैं 3 - √8 में अंश में भी और हर में भी, ठीक है 3 - √8 से, तो ऊपर 1 में गुना होगा तो 3 - √8 और नीचे प्लस माइनस में है तो 3 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर हो जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला लग गया। यहाँ लिख सकते हैं 1/x बराबर में 3 - √8 और बटा में ये क्या आ जाएगा 9 और माइनस का 8, तो 3 - √8 ही ना बच जाएगा, नीचे तो 1 बचेगा तो लिखेंगे नहीं। चलिए तो अब इसका मतलब x + 1/x के मान की बात करें तो x का मान है 3 + √8 और 1/x का मान है 3 - √8। √8 से √8 कट जाएगा तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। हमें निकालना है x² + 1/x², तो a² + b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये ना होगा जी। तो यहाँ देखो तो x से x कट जाएगा, यहाँ x + 1/x के मान की बात करें तो 6 है, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस में 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो 34 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी समांतर सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि उसके विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण बनाए। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज को वर्ग कब कहेंगे, जब उसके विकर्ण बराबर होंगे और परस्पर समकोण बनाएगा तब। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ, ऐसे बनाएंगे वर्ग ही लेकिन कहेंगे कि ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ABCD। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये समांतर चतुर्भुज वर्ग कब कहलाएगा, जब इसके विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है, और जब ये समकोण पर समद्विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण बराबर हैं और ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये चीजें दी हुई हैं। समद्विभाजित करने का मतलब ये बराबर होगा इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो हमारे पास दिया क्या है यहां पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या कर रहा है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, और क्या कर रहा है कि विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, इतना कुछ दिया हुआ है, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, हमें यह दिखाना है, यह ABCD क्या है, एक वर्ग है। चलिए इसका हम लोग यहां पर प्रमाण देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे, ABD और BAD। अच्छा, पहली बात कि विकर्ण बराबर दिया है, एक ये हो जाएगा। दूसरा AB उभयनिष्ठ है और BC AD के बराबर होगा, सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां पर पहले लिख सकते हैं कि AC जो है ना BD के बराबर है, ये आपके पास दिया है, विकर्ण बराबर है। दूसरा AB इस त्रिभुज में है, इसमें BA है, उभयनिष्ठ है ना, ये उभयनिष्ठ है। और तीसरी चीज यहां पर BC जो होगा वह AD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं तो बराबर हो जाएंगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, तो ये बराबर हो जाएंगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं तो ये बराबर हो जाएगी। तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल ABC बराबर में एंगल BAD CPCT से। तो जब ये कोण बराबर हो गए और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के
आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए डी का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। ये क्या है? आसन्न कोण है, इसलिए प्रत्येक 90-90 हो जाएगा। इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी और बराबर में 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 45-45 हो जाएंगे कि नहीं। अब चलिए, तो ये तो 90 दिखा दिया। अब देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में देखिए इन दोनों को सर्वांशम करें ताकि ए बी बी सी के बराबर दिखा सके। तो सर्वांशम करने के लिए ओ ए बराबर में ओ सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इस कारण से सब हो जाएगा, समद्विभाजित करते हैं, तो इसके कारण समद्विभाजित करते हैं इसलिए बराबर हो गया। और लंबवत कह रहा है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी, प्रत्येक 90 हो जाएगा। या लंबवत है इस कारण से बराबर हो गया, ये भी कह सकते हैं, या प्रत्येक 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर में ओ बी उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो एक बात बताइए, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से ए बी सी बी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सीपीसीटी से, हम देख रहे हैं कि ये इसके बराबर हो गया, सम्मुख भुजा आसन भुजा का एक युग्म बराबर हो गया, और चूंकि इसका कोण भी समकोण हो जा रहा है, इसका प्रत्येक कोण भी समकोण आ जाएगा। अतः ये आयत अतः ये समांतर त्रिभुज क्या हुआ, वर्ग है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ये हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 में सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यानी ये मध्य बिंदु प्रमेय दिया है, वही हमें यहाँ साबित करना है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। इसकी भुजा के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे डी ले लेता हूँ, और बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे, ए सी का मध्य बिंदु मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, डी से ई को मिला देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ये ना दिया है जी, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो डी होगा समांतर होगा बीसी के, तथा डी जो होगा वह लंबाई में आधा हो जाएगा बीसी के। ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसमें थोड़ी रचना करते हैं, थोड़ी सी रचना करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें डीई को ना, इस डीई को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहां तक बढ़ा देते हैं, और फिर इसको हम लोग सी से मिला देते हैं। पहले मिला देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं एफ, ठीक है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये रचना है हमारी, तो ये डॉटेड होनी भी चाहिए, ठीक है ना जी, ठीक है। इतना कर दिए, हम लोग लिख देते हैं क्या हमने रचना में किया है ना। यहाँ पे लिखेंगे डी को ई तक, या डी बराबर ई एफ खींचे तथा सी एफ को मिलाया, ये काम किया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रमाण देखिए, ठीक है, ये इसके बराबर हमने खींचा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। कैसे, तो त्रिभुज ए ई डी तथा
दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज CEF। इन दोनों में पहला देखो तो DE बराबर में FE हो जाएगा, ये रचना से, ठीक है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल AED बराबर एंगल CEF, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये कोण बराबर हो जाएंगे। और तीसरा यहाँ AE जो होगा, AE वह CE के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना जी। चलिए मध्य बिंदु है ऐसा, इसलिए ये हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब ये सर्वांगसम की बात करें तो यहां से हो जाएगा कि नहीं सर्वांगसम, त्रिभुज AED सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CEF के। कैसे, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो एक बात बताइए, यहां वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो एंगल ADE बराबर में एंगल CFE हो जाएगा कि नहीं, CPCT से। और चूंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण के युग्म दिख रहे हैं तो यहां पे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के विलोम से, एकांतर अंतः कोण के विलोम से AD समांतर हो जाएगा आपके किसके, CF के। अच्छा, चूंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है ये दोनों, तो यहां से ये भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देगा, ऊपर लिख देते हैं AD जो है, AD यह बराबर है किसके, तो AD CF के बराबर है। ये भी CPCT से लिख सकते थे। तो सम्मुख भुजा का युग्म ये देखिए, ये इसके बराबर समांतर हो गया। अच्छा, अब चूंकि देखिए, चूंकि AD जो है वह BD के बराबर होगा, क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है कि नहीं, AB का मध्य बिंदु है ना जी। तो इस कारण से AD CF के बराबर और BD AD के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BD बराबर हो जाएगा किसके, CF के। और चूंकि AD CF के समांतर है तो आप AD की जगह पर BD भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के आगे की रेखा है समांतर CF। तो सम्मुख भुजा का युग्म बराबर और समांतर हो गया, इसलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या हो गया, बराबर और समांतर, इसलिए क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, यानी कि DF बराबर हो जाएगा, DF समांतर हो जाएगा किसके, तो DF समांतर हो जाएगा BC के, तथा DF बराबर भी हो जाएगा BC के। अब इसके आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, तो DF के जगह पे D भी तो लिख सकते हैं, D समांतर BC। तथा दूसरा देखिए, DF को आप DE प्लस EF नहीं लिख सकते हैं, D प्लस EF लिख सकते हैं, और बराबर में BC। अब देखिए DE और ये EF जो है ये D के बराबर है, तो इसको हटा के D लिख दीजिए, तो ये 2DE ना हो गया, 2DE बराबर BC, यानी कि यहाँ से D हो गया आधा BC का। तो ये साबित हो गया कि नहीं, ये हाफ हो गया, और यह समांतर भी हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का है, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका व्यास निकले। तो मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या R है, गोले की त्रिज्या क्या है, R है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, बराबर में 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई की जगह पे 22/7 और R स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में 2464। यहाँ से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2464 और गुना में 7 और बटा में 4 गुना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2464 में 22 से भाग कर दीजिए, 2464 में 22 से भाग करेंगे तो आपका 112 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर 112 में भाग कर दीजिए 4 से, तो ये 28 बार में कट जाएगा। तो 7 चौक 28, यानी कि R स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R यहाँ से 14 सेंटीमीटर आ गया, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 14 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर यहाँ से व्यास आ जाएगा। समझ गए।